हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ और साथ ही साथ मैं आज आप लोगों के लिए 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आने के कंप्लीट चांस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके के वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? आपके परीक्षा में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तो शॉर्ट में ही आएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हिंदी का आया तो कम से कम आप लोगों को 6 लाइन लिखना है, ये बात पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, एक पेपर प्रेजेंटेशंस का वीडियो अलग से लेकर आऊँगी जिसमें कि आपको इन डिटेल बताऊँगी कि शॉर्ट क्वेश्चंस को कितने लाइन में लिखें ताकि आपको फुल में फुल नंबर मिले, लॉन्ग को कितने लाइन में लिखें। ठीक है, तो वो अलग वीडियो रहेगा। बाकी इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे कि शीर्षक, क्योंकि क्वेश्चंस को लंबा बनाना है। ठीक है, आंसर को लंबा बनाना है तो आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिपाही की माँ कहानी शीर्षक एकांकी है ये। ठीक है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में एकांकीकार मोहन राकेश ने युद्ध की विभीषिका का वर्णन किया है। ये लाइन जो है मानव और सिपाही कौन से चैप्टर में है ये लिखेंगे कि सिपाही की माँ ये चैप्टर है, इसके राइटर कौन है? मोहन राकेश है। ठीक है, उन्होंने इसमें युद्ध की कहानी का वर्णन किया है, हम ये जानते हैं। ठीक है, युद्ध दो देशों के बीच अपने अपने स्वार्थ की संतुष्टि के लिए लड़ा जा रहा था। ठीक है, युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज होता है और औचित्यपूर्ण माना जाता है। युद्ध में नैतिकता और उदारता का कोई स्थान नहीं है। मानव और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों दो विरोधियों सेनाओं की ओर से लड़ते हैं। दो अलग अलग सेनाओं के बीच में इन दोनों की लड़ाई होती है। मानक ने हजारों दुश्मनों को मारा है। मानक ने उल्लेखित नामित सिपाही को भी मारा है। बहुत दुश्मनों को इसने मारा है, बहुत सारे सिपाहियों को भी मानक ने मारा है। ठीक है, सिपाही भी मानक की जान का दुश्मन बन गया था। सिपाही भी जो था वो बलशाली था, वो भी मानक की जान का दुश्मन बन गया था क्योंकि मानक ने बहुत सारे सेनाओं को मारा था, बहुत सारे दुश्मनों को मारा था, इसीलिए। ठीक है, तो यदि मानक सिपाही को नहीं मारता तो वह मन को ही मार डालता, तो वो मानक यहाँ पे होगा। ठीक है, मानक। ठीक है, अगर वो सिपाही को नहीं मारता मानक, तो वो सिपाही जो है वो मानक को ही मार डालता। तो इसका आंसर यही होगा, सिंपल। कितना आसान भाषा में लिखा हुआ है। पहले लिख रही है कि हम चैप्टर, ये लाइन कहाँ से लिया गया, कौन से चैप्टर का है। लिख रही है कि ये चैप्टर के राइटर ये हैं, इस कहानी में उन्होंने युद्ध का वर्णन किया है। उसके बाद फिर हम लिख रहे हैं कि युद्ध जो है दोनों देशों के बीच अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़े जा रहे थे। युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज होता है, हर चीज़ जायज होता है। और युद्ध में कोई भी मोरालिटी को नहीं देखा जाता है, नैतिकता को नहीं देखा जाता, इसकी कोई स्थान ही नहीं होती है। ना ही दयालुता को देखा जाता है कि हम इसको मार देंगे तो क्या होगा, नहीं देखा जाता है। मानव और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो मानक ने बहुत सारे सिपाहियों को मारा था। इसी कारण से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और वो सिपाही भी मानक के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गया था क्योंकि उसे मारूंगा तो मारूंगा। तो अंत में मानक उस सिपाही को मारना चाह रहा था क्योंकि सिपाही मानव को मारना चाह रहा था। समझ गए, इसका आंसर यही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 से है, बातचीत पार्ट का। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला। सिंपल भाषा में आप ये एक लाइन भी लिख कर आओगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर 2 नंबर चाहिए तो कम से कम आपको 4 लाइन लिखना पड़ेगा। समझ गए, 4 लाइन। तो इसको बढ़ाकर हम क्या लिखते हैं? उत्तम से उत्तम ढंग से बातचीत करने की कला है। सामने वाला, सुनने वाला सुनकर प्रसन्न प्रफुल्लित हो उठता है या कृत्रिम अकृत्रिम
कला यूरोप में, यह यहाँ पर होगा, ठीक है। यह कृत्रिम और अकृत्रिम कला यूरोप में अधिक पाई जाती है। यह कला स्पीच और लेख से आगे की कला है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण द्युमंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। देखिए, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है वो एक बहुत ही समझ लीजिए आप, बातचीत करने की जो कला है, आज मैं आपको समझा रही हूँ, और अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो ये हमारी कला है, मेरी कला है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। उत्तम से उत्तम, सबसे अच्छा से अच्छा तरीका से अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम लोगों के बीच में एक अपना निशान छोड़ जाते हैं कि लोग हमें याद करें कि बातचीत करने में वो बहुत अच्छा था, ठीक है। क्योंकि इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसका गुण दोष हर चीज़ बात करने से ही पता चलता है, उसके मुख्य की वाणी से ही पता चलता है। तो उसी को कहते हैं कि स्पीच और लेख से भी ये ऊपर का कला है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। और आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में बहुत अच्छी पाई जाती है। वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बात करने आती है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, बातचीत के संबंध में बेन जोन्स और एडिशन की क्या विचार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बातचीत के संबंध में बेन जोन्स क्या कहते हैं बातचीत के बारे में, एडिशन क्या कहते हैं बातचीत के बारे में, ठीक है। देखिए, बेन जोन्स का यह कहना था, बेन जोन्स के बारे में पहले बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही रूप की सुंदरता और कुरूपता का पता चलता है। देखिए, बेन जोन्स कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, उसके स्वभाव के बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उसके रूप, गुण, दोष, सुंदरता, ये सब चीज़ के बारे में पता चलता है। या फिर उसका गुस्सापन, कुरूपता, ये सब कुछ बोलने से ही पता चलता है। तो बेन जोन्स कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। समझ गए। एडिशन का क्या मानना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के दिल के सामने खोल कर बोलते हैं, बातचीत करते हैं। जब 3 हुए तो वह 2 की बात कोसों दूर हो जाती है। देखिए, एडिशन का ये मानना है कि असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच होती है, क्योंकि जब 2 लोग होते हैं तो वो खुलकर बात करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी, ताकि उस तीसरे व्यक्ति को कोई तरह का परेशानी ना हो, ठीक है। वो हर तरह की बात दिल खोल कर करते हैं एक दूसरे के सामने। यदि अगर तीसरा आ गया तो वहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर बोलना होता है कि क्या सोचेगा थर्ड पार्टी। समझ गए। तो ये करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए, आपको मैं यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में दे रही हूँ, ठीक है। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बातचीत निबंध की क्या विशेषताएं हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आ गया 5 नंबर में, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बातचीत पाठ का आपको समरी यानी कि सारांश लिख देना है। समझ गए। एटलीस्ट 1 पेज, कम से कम 1 पेज में आपको लिख देना है। समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 से 2 पेज तक लिख सकते हो। उसके बाद फिर उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव अगर पूछा गया आपसे प्रश्न में, तो इसका भी आप लोगों को समरी लिख देना है। उसने कहा था कहानी का समरी। समझ गए। ये भी 5 नंबर में आपको कम से कम 1 पेज लिखना है समरी। और समरी किस तरीके से यानी कि सारांश किस तरीके से लिखते हैं वो चैनल पे पड़ा है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। समझ गए। आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक वीडियो मेरा आएगा जिसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट का PDF मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस का और आंसर्स, क्वेश्चन आंसर दोनों का PDF रहेगा, जिसको कि आप लोग 1 महीना के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपका जितना भी सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, हिंदी का भी अलग आएगा और इंग्लिश का भी अलग आएगा, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से सारा सब्जेक्टिव आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है।
कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है। यह कहानी 5 खंडों में मतलब विभक्त है, ठीक है, बाँटी हुई है। इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन आया। 3 भाग, सबसे पहला तो ये 5 खंड में बटा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर ये हुआ। दूसरा प्रश्न है कि कहानी कितने भागों में युद्ध की वर्णन की गई है? तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, समझ गए? दूसरे और तीसरे और चौथे भागों में युद्ध का युक्त वर्णन है। यह एक दिव्य कहानी बन गई है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, समझ गए? युद्ध का वर्णन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में, बस इतना याद रखना है, समझ गए? अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। वे किनकी पुत्री थी, ये भी प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, ठीक है। और वह ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। जब 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब मैं एग्जाम दे रही थी, ठीक है, तो ये प्रभावती देवी नाम था और ब्रज किशोर प्रसाद उनकी पुत्री, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी ये प्रभावती देवी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। दिनकर जी का दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, ठीक है। तो देखिए, दिनकर जी का निधन, हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। पहले जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए, उसी रात जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण जी के घर से विदा हुए, ठीक है, दिनकर जी जयप्रकाश नारायण जी के घर से वो गए, मतलब कि उनके पास मिलने के लिए गए थे, ठीक है। उसी रात को रामनाथ गोयकनाथ, देखिए रामनाथ गोयकनाथ यानी कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है? रामनाथ गोयकनाथ, ठीक है। रामनाथ गोयकनाथ के घर पर वह मेहमान थे, यानी कि उनको मेहमान नवाजी के लिए बुलाया गया था, ठीक है, दिनकर जी को। कहाँ? रामनाथ गोविंद के घर, ठीक है। तो रात को दिल का दौरा पड़ा था उन्हीं के घर पे, ठीक है। 3 मिनट में रामनाथ गोयकनाथ ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया था। 3 मिनट के अंदर, करीब ही होगा अस्पताल। कौन सा अस्पताल? तो बिलिंगटन नर्सिंग होम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि दिनकर जी का निधन कौन से अस्पताल में हुआ था? तो बिलिंगटन नर्सिंग होम में, ठीक है। तो वहाँ वो अस्पताल पहुंचे, वहाँ दवा दारू का इंतजाम भी हुआ। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे वहाँ पे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, वो वहीं पे ख़त्म हो गए, यानी कि हार्ट अटैक उन्हें आया था, ठीक है। उसी रात उनका निधन हो गया था। तारीख इतना है, तारीख याद रखिएगा, ठीक है। तारीख 24 अप्रैल 1974 है, 1974, ठीक है, समझ गया? तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए एक करके। आपको मैं इसका PDF नीचे दे दूँगी, ठीक है। आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सारा क्वेश्चंस आपको मैं नीचे दे दी हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, उसका वीडियो का लिंक दे दूँगी, ठीक है।